ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हालाल मुस्तफ़ा और मैं एज ए लेक्चरर के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को मैं लेके चलूँगा। ओके, तो सबसे पहले वेलकम टू इन दिस कोर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो एक जनरल मार्क्सिंग के हवाले से बात करूं तो और इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात करूं तो हमारा ये सब्जेक्ट जो 2 क्रेडिट आवर का है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टर्म्स और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे फेमिलाइज होना। उनमें जो मेजर 2 से 3 पोर्शन है। एक तो ये है कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक फार्मूलाज हैं, फंडामेंटल चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल थ्योरम्स, उनको समझना। और दूसरा उसका पोर्शन जो है जो कि प्योरली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, ये कि जो एसी और डीसी मशीन्स जिसमें मोटर जिसको हम कहते हैं जनरेटर मोटर वगैरह, जो उनको कंबाइनली मशीन्स कहते हैं, वो एसी और डीसी उनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बैक एंड में उसके पीछे साइंस क्या है उसको समझना। और ट्रांसफार्मर्स जो कि एक वाइटल कंपोनेंट है ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, उसको समझना, उसके जो थ्योरेटिकल क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसकी वर्किंग को समझना कैसे काम करता है। ठीक। और थर्ड पोर्शन जो इस कोर्स का हमारा है वो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली डायोड और उसमें जो मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें समझना, सेमीकंडक्टर वगैरह, उनसे फिर डायोड बनते, फिर डायोड के एप्लीकेशन के तौर पर रेक्टिफायर्स, फिर डायोड के अलावा सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं जिनके एप्लीकेशन में एम्पलीफायर। उनका एक ब्रेथ व्यू, मतलब एक जनरल ओवरऑल फेमिलाइजेशन है। ऑब्वियसली बात है, डेप्थ में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर इतना जरूर हो कि आपको इन चीजों का बेसिक आइडिया पता चल जाए कि हाँ ये चीजें होती है, उनका ये काम होता है, उस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो ओवरऑल इस कोर्स का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक। 100 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट है, तो उसमें 20 मार्क्स जो है सेशनल होती हैं, जो कि यूजुअली 3 असाइनमेंट दी जाएंगे और 3 क्विजेस। ठीक। तो हमारा ये सेकंड वीक है। इस वीक में मैंने पिछले वीक में इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया था, रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने 4 लेक्चर्स के रख दिए हैं। फिर भी एक मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके सेशन के लिए। और मिड टर्म होगा, मिड टर्म जो 30 मार्क्स हैं, और फाइनल एग्जाम होगा जो कि 50 मार्क्स हैं। ओवरऑल क्योंकि ये हमारा है 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, तो ओवरऑल लेक्चर हमारे बनेंगे वो 32 बनेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही, क्लियर आ रही। ओके, गुड। सो यहाँ तक बात क्लियर है। ओवरऑल हम सब्जेक्ट में क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और हम किस तरीके से मार्किंग होगी। ठीक है। सो अभी तक इसमें किसी को क्वेरी तो पूछ सकता है। ओके, आई होप के समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, जो सबसे बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है जिसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक। अब उसमें जो हमारे पास ये जो एटम्स और हमारा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इनके ऊपर जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिक जो क्वांटिटी होती है, उनकी ये वैल्यू ये है। ठीक। अब जो चार्ज होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इसको हम इनवर्ड और आउटवर्ड ये सारा हम उसमें फर्स्ट इंटर में चीजें पढ़ते हैं। हम एक क्विक रिव्यू सिर्फ कर रहे हैं, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डेप्थ में चीजों को कवर किया हुआ है। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, अब इसको हम क्यों पढ़ें? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो मेजर 3-4 चीजें हैं। एक वोल्टेज, फिर करंट, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन हमें पावर मिलता है। ये 3
जो है चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी हम वोल्टेज की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट। तो करंट कहाँ से आता है? करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया चार्ज से। इसकी सिंबल Q और उसका यूनिट जो SI यूनिट्स के मुताबिक वो कॉलम से। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉन के ऊपर है, और चार्ज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे होती है वो नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पे होती है वो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर अभी तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, आ रही है आवाज। बीच में सर आवाज थोड़ी देर के लिए कट हो जाती है जब आपने चार्ज से करंट पे आए थे ना उस दौरान। ओके, एक्चुअली मेरे नेटवर्क के थोड़ा इशू हो रहा है शायद इस वजह से। और ओके, तो हम चार्ज से करंट पे आ गए। ठीक, करंट करंट क्या है? जो बेसिक हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज, इस तरह दूसरे पार्टिकल्स पे भी जो चार्ज है, उनका जो रेट ऑफ फ्लो है उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, जो इस वजह से मैं आपको कह रहा था ना, हम स्टार चार्ज से क्यों किया था, क्यों? क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न है करंट। और करंट कहाँ से है? करंट का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? वो ये है कि जो मेन बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके जो रेट ऑफ चेंज या फ्लो है उसको हम कहते हैं करंट। अच्छा, करंट किस में फिर मूव करता है? जिन मटेरियल्स में करंट फ्लो करता है उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और तीसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि इन दोनों के मिडिल में लाया करते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हम अप्लाई करेंगे प्रोसेसेस। उसके बाद वो एज ए या तो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं या एज ए कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक, तो ये सेमीकंडक्टर्स वाले जो पार्ट है, इसी पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन है, जिससे डायोड और इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर्स वगैरह बनते हैं। तो उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल सेमीकंडक्टर्स हैं और किस तरीके से इनको एज ए कंडक्टर के तौर पे भी बनाया जा सकता है, और उससे फिर हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। बात समझ में आई? जी मोइस। तो अब ये हो गया करंट। ठीक है, अब करंट हेलो, जी सर। आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। जी ओके सर, कंटिन्यू करें। ओके, सही है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे, इस पे करंट पे आ रहे थे। तो करंट क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके रेट ऑफ
जो है ना फ्लो। अब सवाल एक ज़हन में आपके आ सकता है कि भाई ठीक है, फ्लो कैसे होता है? अगर एक चीज़ फॉर सपोज़ मैं आपको कहूँ एक चार्ज है और इसके चार्ज की मूवमेंट या इसको फ्लो का जो रेट है, उसको मैं करंट कह रहा हूँ, ठीक है? मगर सवाल पैदा ये होता है कि ये जो रेट ऑफ फ्लो क्रिएट कैसे होगा? कोई बताएगा? या नहीं सवाल नहीं हो सकता, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि ठीक है रेट ऑफ फ्लो, तो वो फ्लो कैसे जनरेट होगा? क्या हो सकता है? हसन, अहसन और मुइज़, आपका अपना वो अंदाज़ा क्या कहता है? सर जब इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज ज्यादा होंगे तो सर फ्लो जो है वो भी उसका रेट भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज ज़्यादा, अरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज जब ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उसमें मूवमेंट तो नहीं आएगी। ऐसे ही ये तो मतलब उसमें नहीं है इसका जवाब। और कोई अंदाज़ा या कोई भी जो भी आपकी अपनी समझ है, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई गलत भी हो जाए कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको बस समझाऊँ, फिर आपसे पूछता हूँ वही सवाल। चार्ज जो चार्ज की मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं करंट। तो इसको एक एनालॉजी दी जाती है वाटर से। जिस तरह एक वाटर फ्लो होता है ना, वाटर फ्लो तो हमने यकीनन सबने देखे हुए हैं। जब वाटर फ्लो होता है, उसको कंपेयर किया जाता है करंट को, क्योंकि करंट भी एक फ्लो है मगर चार्ज पार्टिकल था। वाटर का फ्लो होता है वो जो हमारा एक साउंड एक मटेरियल होता है, जो क्या कहते हैं टचेबल हमारा लिक्विड होता है, उसकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है? तो वाटर कब मूव करता है या वाटर का फ्लो कब जनरेट होता है? अब मैं अगर ये पूछूं कि वाटर का फ्लो कब होता है, तो क्यों होता है, या यूं कब को छोड़ें मगर क्यों होता है? ये तो देखा हुआ ना वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो क्यों हो रहा होता है? हमारा पानी मिसाल तौर वो समंदर से अपर नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाता है या नॉर्दर्न एरियाज की तरफ से नीचे आता है, मतलब हमारे पास सर समंदर नॉर्दर्न ज्यादा। वो क्यों आता है? मतलब जहाँ पे हमें अगर कहीं आप जगह घर की बनवा रहे होते हैं और किसी एक एरिया पे पानी का फ्लो करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं? सर ग्रेविटी की वजह से आता है। हाँ, ग्रेविटी का रोल है, नो डाउट, मतलब वो है, मगर उसमें भी एक पॉइंट है ना। अगर यूं कहूँ, एक ये है, एक पानी की टैंकी ये है, जो ये मेरी स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ नजर आ रहा है ना, और ये एक नल आपको यहाँ लगा हुआ है, और दूसरा जो आपके पास नल कहीं ऊपर टैंकी से ऊपर लगा हुआ है। तो पानी किस में फ्लो होगा? जो टैंकी से ऊपर वाले नल में फ्लो आएगा, या जो टैंकी के नीचे इधर इधर कहीं नल लगा हो उसमें पानी आएगा? और नीचे वाले में आएगा। नीचे वाले में आएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि चार्ज पार्टिकल्स को जब हम कहते हैं उसका जो फ्लो होता है उसको हम करंट कह रहे हैं, मगर उस फ्लो भी किसी न किसी प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। जिस तरह हम टैंकी बिल्कुल। को ऊपर लगाते हैं और नीचे नल लगाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है। मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी मिसाल दो जीरो है या कुछ भी है, जब हम पानी ऊपर जाता है तो वो पानी ऊपर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके उसमें फ्लो जनरेट हो रहा होता है पानी का। यही सेम वजह है, मिसाल दो, अगर ये जो आपका पोटेंशियल मिसाल दो टैंकी आपकी यहाँ बनी हुई है और आप नल इसके ऊपर कहीं लगाते हैं, तो इनका जो ये नल जो है हायर पोटेंशियल पे हो जाता है, ये लोअर पोटेंशियल पे। तब भी नल से मिसाल दो आप यहाँ से कोई चीज एंटर करेंगे ना, वो टैंकी में आ जाएगी मगर टैंकी से इसमें नहीं जाएगी। इसी तरीके से जो नीचे होता है इसमें तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, उस वजह से आपका पानी फ्लो कर रहा है। सिमिलरली जो आपकी चार्ज चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका फ्लो कब जनरेट होता है? जब इनके जहां पे वो करंट्स जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाए, ठीक है? और उस डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज। ये चीज कनेक्शन समझ में आ गए आपके इन दोनों तीनों के,
क्या है, चार्ज, इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं करंट, और ये मूवमेंट क्यों होती है, ड्यू टू दी वोल्टेज। अब ओवरऑल सिनेरियो बन गया आपके ध्यान में। जी सर। और यही वजह है यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल यूं दिया हुआ है, वाटर करंट की वाटर से एनालॉजी इस तरह दी जाती है, जहाँ पे मिसाल दौर करंट पानी ज्यादा होता है, इट मीन्स उसको ऐसे समझें जैसे जस्ट लाइक आपके कंडक्टर में ज्यादा करंट है। सो ये एनालॉजी हमें हेल्प करेगी आगे, अब देखिएगा। तो अब वोल्टेज भी समझ में आ गया होगा। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। जिस तरह हम घर में हमारे सॉकेट पे आप कोई मोबाइल चार्जर लगाते हैं या कोई चीज लगाते हैं, आयरन लगाते हैं सॉकेट पे, तो यहाँ पर भी आपके पास वोल्टेज आ रहा होता है ना। तो वोल्टेज कहाँ पे आ रहा होता है, दो टर्मिनल्स के दरमियान होता है ना, वहां पर भी दो टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं या नहीं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा एक नेगेटिव। नेगेटिव होता है, एक हाई, और दूसरा इसमें को कहते हैं, जो पॉजिटिव हम कहते हैं वो जो हायर पोटेंशियल पे, जो न्यूट्रल या जिसको नेगेटिव हम कहते हैं वो लोअर पोटेंशियल है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको हम वोल्टेज कहते हैं। हम कहते हैं ना 220 वोल्टेज, इट मींस इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 का है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यस सर। इसका इसकी एनालॉजी जो है ना वो कुछ इस तरीके से दी हुई है कि जैसे वाटर फ्लो का जब हाई प्रेशर फ्लो ज्यादा होता है, जब आपकी जो टैंकी ना ज्यादा ऊपर लगी हुई हो, तो इट मीन्स कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, जहां पे आपके पास वोल्टेज फॉर सपोज 10 था ना, अगर उसकी जगह पे अगर 20 दे देंगे ना, तो वहां पर सेम सर्किट से ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये कभी किया हुआ एक्सपेरिमेंट या कभी इस तरह की कोई लैब की हुई है डिप्लोमा वगैरह में आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक की लैब नहीं की आप लोगों ने? नो सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। किसी को अभी तो कोई क्यूरी हो यहाँ पूछ ले। अच्छा, हसन और एहसन आप दोनों इनएक्टिव लग रहे हैं। नहीं सर, एक्टिव है। ओके, गुड। अच्छा, इस तरीके से जो हमारा वोल्टेज या सप्लाई जो होती है इसके एनालॉजी वाटर से दी हुई है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है पोटेंशियल। सीरीज में क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सीरीज और पैरेलल के पूरे लेक्चर अलग है हमारा, जो कि 5th और 6th अगले वीक का लेक्चर है, उसमें आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। ये सिर्फ अभी तक के लिए सिर्फ बेसिक समझाने के, एनालॉजी देने के लिए। ये ऐसे ही जिस तरीके से आप जो एक टैंक ले लें, उस टैंक में डिफरेंट लेवल्स पे ना आप उसमें होल्स कर दें, तो हर जगह से आपके पास उसमें से कुछ ना कुछ वाटर फ्लो हो रहा होता है, मगर एट द एंड बेस पे कितना होगा, ओवरऑल जो पानी आ रहा होगा वो इन सब का जो सम होगा ना, वो यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये उसी का एक एनोलॉजी दी हुई है सीरीज में। ठीक, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के पूरे लेक्चर्स हैं। मेन चीज जो मुझे चीज समझानी थी वो है वोल्टेज, करंट और चार्ज से हमने करंट प्रोड्यूस किया, और करंट से हमारा फिर वो करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, ड्यू टू दी वोल्टेज डिफरेंस। जो वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इससे फिर एक हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पावर। पावर के एक्चुअल जो हमारा मेन थीम होती है वो होता है पावर ट्रांसफर करना या कंज्यूम करना। जिस तरह हम घर में इलेक्ट्रिक जो यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास पावर होता है, तो या मोटर यूज कर रहे होते हैं उसमें भी पावर होता है, मगर एक मैकेनिकल पावर होता है। फिर यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, वोल्टेज और करंट के जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिकल पावर शो करता है। बात क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अगर मैं आपको कहूं एक एलईडी है जो कि मिसाल दो 3 वोल्ट पे चलती है, मैं एक मिनट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लिख लेता हूँ। 3 वोल्ट पे चल रही है और वो करंट कंज्यूम करती है फॉर सपोज 0.5 एम्पियर। तो मैं आपको पूछूं ये इसका पावर क्या होगा, तो किस तरह का इसका कितना पावर होगा? जी 1.5 हो। ठीक है, सही है, 1.5 हो जाएगा, सही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एक और इससे कॉन्सेप्ट आता है पावर के बाद, एनर्जी का। एनर्जी किसको कहते हैं? बताइए, कोई एक बताए। सर वो किसी भी मोशन की एनर्जी को करंट किसी भी एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल टू डू वर्क। जिस तरह हमारे के ना बैटरी में एनर्जी होती है, हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का और पावर का आपस में क्या रिलेशन है, इनका आप याद है कुछ? मैं अगर कहूँ, या इंटर फिजिक्स में भी फर्स्ट इंटर में पढ़ा होगा। ये है फार्मूला। अब एनर्जी क्या चीज है कि वो जो पावर है वो कितने टाइम के लिए आप कंज्यूम करें। जिस तरह हमारे पास होता है ना बिजली का जो लगा होता है, मीटर होता है, या एनर्जी मीटर होता है, क्या होता है। अब क्यों, और उसका बिल हमारे बाहर महीने आ रहा होता है। अब फॉर सपोज हमारे पास जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो तो फिक्स पावर की होती हैं, फिर बिल हर महीने चेंज क्यों आ रहा होता है? सवाल ये हो सकता है ना कि भाई देखो, हमारे पास घरों में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं उसकी पावर फिक्स है, फिर तो उन अगर पावर की सिर्फ कैलकुलेशन करें तो उन सारी डिवाइसेस का पावर सम अप करके जो भी है बस वो एक ही दफा उतना ही आना चाहिए। तो फिर हर दफा बिल चेंज क्यों आ रहा होता है? क्यों? क्योंकि हम जो डिवाइसेस में जो पावर यूज कर रहे हैं वो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनर्जी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। कोई और एग्जांपल आप लोगों में से कोई दे। कोई भी एग्जांपल एनर्जी से रिलेटेड आप जो समझते हैं, किसी भी तरीके का एग्जांपल, कोई एनालॉजी बना के दें। सर जैसा सोलर प्लेट से सूरज की जो शुआएं होती हैं उन रेस से जो कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन होती है, एनर्जी बनती है सोलर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 12 वोल्ट में। ठीक है, ओके ओके, सही है। वही बिल्कुल सही है कि वहां पर भी एक एनर्जी जनरेट हो रही है। कैसे कि आप जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वहां से जो, अब सोलर प्लेट की भी एक पावर होती है, हर सोलर प्लेट की अपनी पावर रेटिंग है। ठीक है, उस पावर रेटिंग है वो सोलर प्लेट, फॉर सपोज एक सोलर प्लेट है कि 100 वाट की,
अब उस पे धूप फॉर सपोज 1 घंटे के लिए पड़ रही है और 1 घंटे के लिए वो जो आपके पास 100 वाट जनरेट कर रहा है, तो इट मींस उसने एनर्जी जो जनरेट की वो होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, तो इट मींस 100 वाट आवर मतलब ये हो गई हमारी एनर्जी। जैसे ना बैटरी का आप हमारे पास होता है ना वो एम्पियर आवर्स में होती है बैटरी, वो कैसे, वो यही कि हमारे पास उसमें जो करंट सप्लाई करने के लिए जो उसे हम या सप्लाई दे सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी हमें रेटिंग पता चलती है कि कितनी टाइम के लिए हम वो सप्लाई कर सकते हैं। अगर हाई रेटिंग की होगी, अगर सपोज करें एक बैटरी है 100 एम्पियर आवर की, इससे मैं एट ए टाइम 10 एम्पियर ले रहा हूँ, तो ये 10 सेकंड में वो मेरा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वो सारी हम मुझे सप्लाई कर देगी, ठीक है। सॉरी 10 एम्पियर पर आवर के हिसाब से फार सपोज, या सेकंड में भी ले लें तभी बात सेम ही है। तो इसी तरीके से जो एनर्जी होती है ना वो होता है जो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो कैलकुलेशन हम करेंगे प्रॉब्लम्स वगैरह के हवाले से, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, कितना पावर कितने रेट का है। अब यहाँ पर जो पावर आप अब ऐसे भी हो सकता है फॉर सपोज कि एक एनर्जी जो है आपकी सेम हो मगर उसमें वोल्टेज और करंट डिफरेंट हो। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे कंपैरिजन के लिए? ये मेरी बात समझ में आ रही है या सिंपल हाँ या नो कर रहे हो? मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये मैंने आज इंटरेक्टिव सेशन रखा था। इंटरेक्टिव मीन्स आपके जो क्यूरीज हैं उनको सवाल उनके जवाब दूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग जो है ना लेक्चर सुनकर आए हुए होंगे। ये आज तो प्रॉपर लेक्चर में नहीं रख रहा था। सर मैंने एक्चुअली वीडियो नहीं देखी, अच्छा अच्छा, मगर अभी लेट हो तक गया। अभी यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा क्योंकि वो लेक्चर्स मैंने डिटेल्स डिस्कस किए हुए हैं पहले ही, तो उस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना उन लेक्चर्स को सुन के आए होंगे और मैं आज क्यूरीज डिस्कस करूंगा जो भी आपको इसमें इश्यूज आ रहे हैं। सर एक्चुअली नाइट शिफ्ट होती है तो काफ़ी थकावट हो जाती है, फिर टाइम नहीं मिलता। डे होता है ना तो ये कि इजीली बंदा जो है वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी ले लेता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी ये भी सर, मगर थोड़ा सा मैनेज करें। और बाकी भी हैं और बाकी क्या क्लासेस जो इतने स्टूडेंट्स आते हैं 3-4 टोटल स्टूडेंट में से? सर ऐसे ही है फिलहाल। अभी ज़्यादातर जॉब वाले हैं तो हर किसी की अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, उस लिहाज से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता अच्छा अच्छा, असल में कोशिश करें कि वो रिकॉर्डिंग में, इसलिए ग्रुप वगैरह भी ओपन किया हुआ है कि आप लोग वहाँ पे सुन लें। है। ठीक है, तो ये जो बेसिक रिव्यूज हो गए हैं आप लोगों के। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक में जो हमारे ये हो गए वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, और ये दोनों चीजें कहाँ से आती हैं? यहाँ से। जब आपके पास वोल्टेज और करंट आ जाएगा तो पावर मिल जाएगा, और पावर कितने टाइम के लिए आप कंज्यूम कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे आपको एनर्जी मिल गई। तो ये इन दो तीनों का आपको रिलेशन मिल गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में एक और 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको कहते हैं हम कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। कैपेसिटर और रेजिस्टर, इंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसमें आते हैं ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर से। जिस तरीके से हमने कहा ना फ्लो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ क्या था, करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जिस तरह फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट जो आती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। मिसाल ऐसे ही है जिस तरह आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे आपको कहीं पे मिसाल दो जंपर वगैरह मिलते हैं, तो आपको उस जो स्पीड है उसमें रिडक्शन आ जाती है, ठीक है।
तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे, जो फ्लो होता है, उसमें भी इंटरनली आपके पास जो उसमें रुकावट जो आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो कंपोनेंट जो उस फ्लो में रुकावट करता है, उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसका जो यूनिट है जो रेजिस्टेंस का, वो है ओम। जॉर्ज ओम के जॉर्ज ओम भी एक इंजीनियर और साइंटिस्ट है जिसके जो इस साइड पे वर्किंग काफी काम किया, तो उसके ऑनर पे उन्होंने उसको ओम नाम रख दिया। ठीक, अब ये जो अब सवाल आप पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमें क्यों चाहिए या क्या फायदा हो सकता है, सवाल हो सकता है या नहीं? सर फायदा तो उसमें कोई नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी वही कहना है। तो देखो, हमें करंट चाहिए, करंट ज्यादा बिल्कुल सर। होगा तो पावर होगा, तो फिर हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये जो चीज है ना, हर चीज का हमें खुद ही फायदा बेनिफिट क्रिएट करना होता है, इसमें आ जाते हैं रेजिस्टेंस के एप्लीकेशन में। तो मैं सिर्फ आपको अंदाजा के लिए सिर्फ समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ कि जो करंट के फ्लो में जो रुकावट है ना, कुछ जो मटेरियल, जिन मटेरियल्स में करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में, उसमें नेचुरली जो इनहेरिटेंटली उसमें ये रुकावट होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिस तरीके से फॉर सपोज अगर हम बात कर रहे हैं वुड की, तो वुड में आपके पास करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, उसमें नेचुरली ये एबिलिटी है करंट को रोकने की। इस तरह से जो हमारा बाकी जो कंडक्टर्स भी है ना, जिसमें मिसाल लो कॉपर हमारा आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, मेटल आ जाता है, या गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाते हैं, ये अच्छे कंडक्टर्स है, मतलब ये करंट जो इसमें फ्लो होता है, मगर इनमें भी इनहेरेंटली जो इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वजह से समहाउ एक माइनस की लेवल्स की भी रुकावट जरूर होती है। ठीक है, और कुछ फिर हम आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस खुद भी जनरेट करते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का जो जनरेट करने का फायदा क्या है? एक ये है कि जहां जहां पर भी हमें करंट की एक लिमिट चाहिए, ठीक है, जहां पे हमें करंट लिमिट करना, फॉर सपोज कहीं आपके एक डिवाइस है, मोबाइल चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल में मिसाल दो आपके पास सप्लाई तो 10 एम्पियर हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक वाले दे रहे हैं। अब सपोज करें आप मोबाइल में डायरेक्टली बैटरी में, तो ये वो क्या कहते हैं कि 220 लगा के 10 एम्पियर बैटरी से चार्ज तो नहीं करते ना, क्यों? अब वहां पे आपके जो पास जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट जब उसमें इंटर होगा, तो वो उस इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट डिवाइसेस या कई एप्लीकेशन इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ में हमें करंट को लिमिट करना होता है, तो वहां पर हमें रेजिस्टेंस जो है ना हेल्प करता है। बात क्लियर हो गई अभी? यस सर। अच्छा, Yes, sir. और दूसरा इसका जो बेनिफिट जो है वो ये है कि अब अगेन वही बात कि हमारी बैटरी है ना, उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर सपोज 5 वोल्ट मोबाइल की बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, या इवन सोलर से जो हम चार्ज करते हैं नॉर्मली, उसका भी 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक, अब इस बैटरी को हम 220 से तो चार्ज अगर फॉर सपोज करेंगे, तो हमें ये तो बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो सप्लाइड वोल्टेज है, उसका जो वोल्टेज आ रहा है, उसको हमें वोल्टेज ड्रॉप करना है। तो ऐसे सिनेरियोज जहाँ पर आपको वोल्टेज डाउन करना हो, तो उस सिनेरियो में भी हमें रेजिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि वोल्ट जो रेजिस्टर से जब करंट का फ्लो रुकता है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जो ड्रॉप हो जाता है, या यूं कहेंगे वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। ये ऐसे ही है कि मिसाल दो, एक बैटरी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है 12 वोल्ट की, और दो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई हुई है सेम वैल्यू, फॉर सपोज ये भी 1K की है और ये भी 1K की है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, करंट को रुकावट मिली, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था ना मिसाल लो 12, वो 6 यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब इस तक जो पहुंच जाएगा ना पोटेंशियल जो वोल्टेज, वो 6 वोल्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास एक रेजिस्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो वहां पे पोटेंशियल भी ड्रॉप होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस।
ठीक है। और ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट है कि जहां जहां पे भी हमें वोल्टेज मतलब सप्लाइड से कम करके वहां उस डिवाइस या कंपोनेंट तक पहुंचाना है, तो हमें वहां पे रेजिस्टेंस हेल्प करती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। कोई और एग्जांपल आप मुझे बताएं रेजिस्टेंस की, या आप अपने अपने एंड से जो आपको समझ में आया है वो बताएं, जो भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना समझ में आया है। कोई भी नहीं आ रहा एग्जांपल किसी के ध्यान में? ओके, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का एक और प्रॉपर्टी है जो कि फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों उसमें चीजें हैं। वो कौन सी? जो रेजिस्टेंस जब होती है, कोई करंट को रुकावट मिलती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब ये मैं आपको दोनों कह रहा हूँ, फायदा भी है नुकसान भी है। तो आप लोगों में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, या नहीं? सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी और किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से अगर हम कोई घर के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वायरिंग यूज करते हैं, तो जी वहाँ जी पे अक्सर अगर हम पाकिस्तान केबल्स लेते हैं या फिर मिलियन सुप्रीम, या अब तो काफी सारे ब्रांड्स आ गए हैं, जी जी इलियास आ गया, जी और जी उसमें जो है वो यानी कि जो उसकी जो कॉपर वायर की जो यानी कि थिकनेस होती है, जी आप जी जिस फॉर्म में भी प्रोनाउंस करेंगे, कि उसकी जो यानी कि अक्सर होता है कि 4 सूत का या 2 सूत का होता है, और 99.9% तो खैर सारे कहते हैं कि कॉपर है, और ये जो है चार्ज ऑफ फ्लो जो है ये उसी रेट से करेगा। तो अक्सर जी ऐसे होता है कि तार की क्वालिटी ऐसी होती है कि बीच में कहीं ना कहीं हमें तो नहीं पता, एक वो रबड़ के अंदर जो है वो फोल्ड होती है कि उसमें कहीं ना कहीं तार टूटी हुई होती है, या हम्म, कहीं से डैमेज होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो सही। उसमें रेजिस्टेंस आती होगी यकीनन, कि जब अगर हम किसी घर में यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से यानी कि पास थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में भी आती होगी। हाँ ऐसा बिल्कुल, होता है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल होता है। और मैंने जिस तरह आपको कहा ना, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो ना, उसमें रेजिस्टेंस होती है। अब उसका मैं आपको लोगों को यूं बताऊं कि जो नॉर्मल भी आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो, या कभी मल्टीमीटर से आप क्या करें। मल्टीमीटर क्या है? एक ऐसा वो कम डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, जो मैंने अभी तीनों चीजें बताई है ना, उससे हम मेयर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एक तो हम जैसे एनालिटिकली मैथमेटिक्स करेंगे, और उसमें आप उनके जो दो वायर आप पकड़े जो आप लेके आए, उस वायर के टर्मिनल्स पे आप वो मल्टीमीटर लगाएंगे, तो आपको फिर भी उसमें रेजिस्टेंस शो होगी। ठीक है। जब अगर रेजिस्टेंस आइडियली जीरो हो जाए ना, वो तो सुपर कंडक्टर कहलाता है। आई बात समझ में? और ये एक रिक्वायर्ड चीज होती है, मगर ये इसको सुपर कंडक्टेंस को अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब किस एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तो डिफरेंट कंडीशंस में कहीं किन किन मटेरियल्स में अचीव किया जाता है, मगर प्रैक्टिकली उसको करना ऑन कमर्शियल स्केल इट्स स्टिल वेरी टफ। सो हमें रेजिस्टेंस तो मिलती है, और इस सिनेरियो में हमें ये नुकसान है। मिसाल दो क्यों? अब आप जनरेट कर रहे हैं, या बैटरी से या किसी भी पावर सोर्स से आप लेके एक कंज्यूमर तक या आपके डिवाइस तक आप वो पावर पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जब वो पावर आप चाह रहे होते हैं कि जितना मैं यहाँ से जनरेट करूं वो एग्जैक्ट यहाँ तक पहुंचे, मगर ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन वायर, वो आपका जो पावर है थोड़ा बहुत लॉस होता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुई आपका जो सवाल था? और यस सर। यही वजह है, अक्सर आप लोगों ने शायद टीवी पे भी कभी सुना हो कि हमारा कहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। ये बातें शायद सुनी हुई हो, अक्सर हम सुनते रहते हैं ना टीवी पे। तो एक्चुअल में क्या होता है? क्योंकि मटेरियल जैसे जैसे यूज हो रहा होता है, तो कुछ वक्त के साथ साथ उसमें डिफरेंट
इम्पैक्ट की वजह से उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी हाई हो जाती है और वो फिर उतना इफिशिएंटली पावर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाता जनरेशन टू कंज्यूमर तक, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं। सर आई वोल्टेज ड्रॉपिंग इस सिलसिले में बिल्कुल उस पे वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और ये पावर सिस्टम एनालिसिस होता है ना, उसमें यही तो चीजें बिल्कुल पढ़ाई जाती है। उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, मैंने जिस तरह आपने कहा ना, मैंने अभी बताया कि जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। हाँ, अब जारी बात है वहां पे रेजिस्टेंस इतनी हाई नहीं होती, ऐसे भी नहीं है कि मतलब मेगाज में हो के करंट ही बिल्कुल शुरू ना, मगर इतनी जरूर होती है कि आपका थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है। मगर 220 है मिसाल तो फॉर सपोज वहां पे 210 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, फिर भी स्टिल भी आपका जो डिवाइस है ना वो वहां से वो कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है उस एनर्जी, मगर आपका लॉस जरूर होता है। ठीक, अब वो लॉस जो है ना, ऐसे एक सिनेरियो में जहाँ पे वायर वगैरह पे वो आपको कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। अब ये वहां पे हमारा हीट एनर्जी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, ये लॉस कहलाया हमारा। इसको अक्सर कहा जाता है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लॉस कहा जाता है, कि जितनी रेजिस्टेंस होगी ना उसमें जब जितना करंट गुजरेगा तो वो जो लॉस होगा ना वो ये होगा। बात क्लियर होगी आपको मेरी? यस सर। मगर मैंने आपको फिर यहाँ पर एक और वर्ड भी कहा था, यही आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, करंट को रुकावट डालने से जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ये बेनिफिट भी है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग मुझे कोई खुद ही एग्जांपल ऐसा बताएंगे या आप कुछ थोड़ा अपने आसपास देखेंगे तो हम इन चीजों का बेनिफिट भी ले रहे हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। कोई बताएगा? जनाब थोड़ा सा एंटर गलत सही का टेंशन ना लें, बस मैं चाह रहा हूँ आप लोग अपने इनपुट दें ताकि चीजों का अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। हाँ, एक बात बताओ, कभी घर में आयरन इस्त्री यूज किए? यस सर, प्रेस की है सर। यस सर, बिल्कुल की है। किस पे चलती है वो? सर करंट पे चलती है 220 वोल्ट पे। ठीक है, और वो उसका क्या होता है, वो इस्त्री क्या होती है, वो मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? वहां पे आयरन प्रेस को कौन सी हीट में कन्वर्ट करती है ना? बिल्कुल सर, हीट में करती है। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज प्रॉपर्टी है ना मटेरियल की, हमें बेनिफिट दे गई। मतलब आप अगर वहां पर अच्छा सा वहां पे रेजिस्टेंस आ रही है और रेजिस्टेंस की वजह से वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसको आप एक तरीके से एज ए प्रेस करके तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी वहां पर आपको बेनिफिशियली हो गई मटेरियल्स में। ठीक, अच्छा, इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक केटल सुना होगा, इलेक्ट्रिक केटल या यस सर, इलेक्ट्रो ब्रेड टोस्टर एंड सो मेनी थिंग्स, जहाँ पे आपके पास जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप जो है कन्वर्ट करते हैं जानबूझ के हीट एनर्जी में, ताकि आपका जो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो और फिर आप उस हीट से अपने डिफरेंट जो भी हमें काम लेना होता है वो हम ले रहे होते हैं, या राइस कुकर है एंड सो मेनी थिंग्स जो कि हीटिंग में कन्वर्ट होता है। और सबसे पहला एग्जांपल जो हम पुराने जमाने में जो आपके पास इनकंडेंस जो बल्ब होते थे जो लाल रोशनी देते थे, उसका भी यस सर। वर्किंग प्रिंसिपल भी यही था कि वो जो उसमें टंगस्टन का जो एलिमेंट लगा होता था या दूसरे भी टाइप्स के थे, उस एलिमेंट में जो पतली सी एक इंटरनल वायर होती थी जो एक्चुअल बर्न जो जलती थी या जिससे रोशनी आती थी, वो क्या था, यस वो सर। हाई रेजिस्टेंस थी। उस रेजिस्टेंस से जब आपके पास करंट फ्लो होता था वो इतनी हाई रेजिस्टेंस थी कि वो इतनी हीट जनरेट होती थी कि हीट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती थी वो क्या कहते हैं कि रोशनी में। लाइट में। ठीक है, बिल्कुल सर। जिस तरह अक्सर हम मेटल को किसी को हम बहुत ज्यादा अगर आप बर्न करते हैं, हीटअप करते हैं, तो वो लाल लाल तरीके लाल हो जाता है, उससे रोशनी आना यस शुरू हो सर। जाती है। ठीक, तो आई होप कि रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक आपने समझ लिया होगा। कोई अभी यस कुछ सर। कोई चीज आप ऐड करना चाहें या पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।
अरे तो ये जितने भी आइटम्स है सारे, जैसे टोस्टर हो गया या आयरन हो गई, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हीट में कन्वर्ट होती है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। जी, क्योंकि उसमें करंट की वो रुकावट होती है और वो रुकावट से इसकी पूरी फिजिक्स है। वो रुकावट भी कैसे होती है कि इंटरनल फ्लो जब हो रहा होता है, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और फिर उससे कहीं एक वो अपने पैकेट रिलीज करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें वो डिसिपेट होता है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस है, रुकावट है और रेजिस्टेंस ज्यादा हमें करंट जो हीट चाहिए होती है तो हमें करंट ज्यादा देना होता है। जब करंट ज्यादा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पावर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा फिक्स होता है। देखो बिल्कुल 220 सर। है अगर वोल्टेज फिक्स होता है, अब यहाँ पे पावर वेरी करने का हमारे पास जो है ना जितना भी हमें पावर चाहिए कम या ज्यादा वो वेरिएबल है हमारा करंट। तो करंट ही इस वजह से जो हीटिंग एलिमेंट में करंट ज्यादा चाहिए होता है और उसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए। बात क्लियर हो गई? यस सर। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूटिलाइजेशन है हीटिंग के, सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीटिंग जनरेट हो रही थी उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन का में एक कोर्स है, उसका एक अच्छा खासा पोर्शन सिर्फ हीटिंग के ऊपर है। ये मेटल को डिफरेंट हम क्या कहते हैं कि बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए या इस तरीके के इंडस्ट्रीज लेवल पे भी इसका यूज होता है। ये सिर्फ मैंने डोमेस्टिक लेवल बताए हैं जो एग्जांपल, इसका इंडस्ट्री बिल्कुल लेवल पे सर। भी बहुत यूज होता है। तो ओवरऑल आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा रेजिस्टेंस के हवाले से, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा इसकी एनालॉजीज अगर हम वाटर फ्लो वाला लें तो ऐसे ही है कि मिसाल लो कोई पाइप से पानी गुजर रहा है, उस पाइप में अगर बीच में आप छोटे छोटे पत्थर रख लें तो वो पानी तो आपके पास मिसाल लो जिस प्रेशर से आपने एक एंड पे पानी दिया उसी प्रेशर पे आपको दूसरे एंड पे पानी नहीं मिलेगा। ये हमने खुद ही एक्सपीरियंस चीजें की हुई होंगी। यस क्यों? सर बिल्कुल। वो प्रेशर कुछ ना कुछ उसका डाउन हो जाता है। तो वो आप हो प्रेशर जाता समझोगे आपका वोल्टेज जो कि उस रेजिस्टेंस की वजह से डाउन हो गया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को भी? है। यस सर बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा, अब जब वोल्टेज मतलब करंट जब फ्लो होता है रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऐसे ही है ना? तो मतलब तीन यस चीजें आपस में हमारे हो गई। तो फिर सवाल ये होता है कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? वो रिलेशन है, हम कहते हैं उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक ओम्स लॉ से उसको कहते हैं। ये क्यों? जो मैंने आपको बताया ना रेजिस्टेंस की जो क्या यूनिट है वो ओम है। वो उसी साइंटिस्ट का एक लॉ बताया है ओम्स लॉ, इट्स वेरी फंडामेंटल लॉ जो कि एसी और डीसी दोनों में जो है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो क्या बिल्कुल कहता सर। है वो क्या कहता है कि जो आपका करंट का फ्लो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर मैं इसको एनालॉजी जो हमने वाटर से और प्रेशर से किया था ना वो ये था, मैं यूं समझे कि आपके पास वाटर का फ्लो वहां पे ज्यादा होगा जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे ही है ना? प्रेशर कम कर बिल्कुल सर। देंगे पानी का फ्लो कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जहाँ पे करंट भी वहां पे ज्यादा होगा जहां पर आपके पास जो प्रेशर या वोल्टेज ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। जब अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं या इसको दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर और सॉरी करंट मतलब तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसी जब हम खत्म करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक इक्वल की साइन आती है, दूसरा बीच में क्या आता है? पढ़ा है कुछ? पढ़ा होगा ना, ये तो चीजें बेसिक पढ़ी हुई होंगी यकीन। प्रोपोर्शनल का साइन। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटा दें एक इक्वल दूसरा कोई ना कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है आर, कि अब वोल्टेज से करंट बढ़ जाता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ जाएगा, मगर एक कंडीशन ये है कि आपके पास जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। ऐसे ही मिसाल लो आप एक बल्ब है, उस बल्ब में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है ना। जब आपके पास मिसाल दो आपने बल्ब को कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया तो उससे वो उसका ग्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका ग्लो बढ़ेगा, मगर कंडीशन ये है कि इसमें अंदर जो रेजिस्टेंस का अंदर अंदर मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो। बात क्लियर हुई? यस सर। तो V इज इक्वल टू आई आर इस तरीके से हमें बताता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन, और इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ।
बात समझ में आई या नहीं? आ गई सर। दैट्स गुड। अच्छा, रेजिस्टेंस का एक और चीज है, रेजिस्टेंस का इनवर्स है जिसको शो किया जाता है जी से, और उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मींस करंट का में जो रुकावट या फ्लो में रुकावट आता है उसको हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस। उसका जो इनवर्स बनता है वो है कंडक्टेंस, मतलब करंट को कितना सपोर्ट वो मटेरियल सपोर्ट करता है फ्लो होने में। अब अगर एक मटेरियल की मिसाल लो, मैं कहूँ कि कंडक्टेंस कम है, इट मींस कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो इतना सपोर्ट नहीं होगा करंट को फ्लो करने में। बात क्लियर हो गई अब? यस सर। दैट्स गुड। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ये उस बातों का तकरीबन चीजें लिखी हुई हैं, और ये मैंने आपको ये सिर्फ चीजें लिखी हुई रेजिस्टेंस का, ओवरऑल बहुत सारी और भी जो इस प्रॉपर्टी की बहुत सारी और भी चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर्स में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। जो कॉमन आपको मैं अगर बताऊं उसमें वो हमारे पास जो थर्मोस्टेट्स, या आपके पास मैं आपको दिखा भी देख सकता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये स्लाइड्स ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहीं रखा होता मगर शायद नहीं है शो। थर्मोस्टेट्स वगैरह ये मतलब एज ए सेंसर के तौर, सेंसर जो होते हैं उसमें बहुत सारे सेंसर जो है ना इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें डेटा मिलती है। कि कुछ ऐसे ऐसे सेंसर्स भी हैं, मिसाल दो जिनमें मिसाल कुछ एक सेंसर है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR, मतलब उस पे जब रोशनी पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो वो रेजिस्टेंस चेंज को हम मेजर कर लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि वहां पे रोशनी की इंटेंसिटी या लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से एज ए सेंसर के तौर पे इस प्रॉपर्टी को भी हम बहुत सारे मटेरियल्स में डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं इस प्रॉपर्टी की। बेसिक आइडिया आपको रेजिस्टेंस का ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस अच्छा, अब रेजिस्टर्स जो उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अच्छा, रेजिस्टर्स जो फिजिकली जो कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो डिपेंड करता है पावर रेटिंग के ऊपर। जो छोटे पावर रेटिंग के होते हैं वो फिजिकली थोड़े से छोटे नजर आते हैं, जो बड़ी पावर रेटिंग होते हैं वो फिजिकली बड़े नजर आते हैं। बात क्लियर हुई? यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है अभी भी? नो सर, ठीक है। ठीक है, तो मैं आज इस लेक्चर को भी फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी इससे आगे भी मैंने रेजिस्टर्स की लेबल्स वगैरह इनको पूरा समझाया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को सुनिएगा, और वो मुझे जो है जो भी क्यूरीज हो तो आप मुझे ना ग्रुप में पुट अप करते जाएं। जैसे जैसे आपको जो क्यूरी आती है उसी टाइम पुट अप कर दें, और मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ इंटरेक्टिव सेशन में उन क्वेश्चंस को मैं रीड करके फिर आपको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी तक कोई क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी हवाले से, तो मुझसे पूछ लें। सर वोल्टेज के हवाले से क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछें बिल्कुल। जैसे हम घर के अंदर कोई भी सिस्टम लगाते हैं, सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो हम्म, सोलर सिस्टम जो है यानी कि सन रेज से पीएच रेज जो होती हैं सोलर प्लेट की, जी उससे जी। कन्वर्ट होकर यानी कि 12 वोल्ट जो है वो एक इन्वर्टर लगाते हैं जो 220 में कन्वर्ट करता है। तो जी सर जी। उसमें 12 वोल्ट का एक चार्जिंग रेट होता होगा, और 220 के जो है वोल्टेज वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सर हम्म उसमें जो कन्वर्जन होता है उसका 12 वोल्ट से हम्म 220 में, और हम्म। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा होता होगा क्योंकि 12 वोल्ट से 220 में होता है, नहीं नहीं डेंसिटी नहीं ज्यादा होती नहीं, है। ऐसा असल नहीं है? में क्या है कि मेन चीज जो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको यहाँ पे एक दफा फिर एक चीज लिख देता हूँ, एक मिनट। असल में क्या हो रहा था, मेन हमारा कंसर्न पावर से, ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक, अब ठीक है क्या हो सर। रहा है, अगर आपके पास 12 एक बैटरी में मिसाल तौर पर, यहाँ जो भी आपका डिवाइस है वो 100 वाट है टोटल पावर। ठीक है, अगर वो 100 वाट, यहाँ मैं इसको इजी कर लेता हूँ, 100 वाट को 10 वोल्ट का है वो डिवाइस, और वो फिर 10 एम्पियर लेगा और अपना पावर रेटिंग पूरी करेगा। अगर हम फॉर सपोज वो 10 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो उसका ये करंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक। ठीक है, ओवरऑल पावर रेटिंग सेम रहती है।
और ये ठीक हो जो आपके पास लो वोल्टेज है ना, इसको हम हाई वोल्टेज जो करते हैं, उसके लिए बहुत सारे बक बूस्ट कन्वर्टर्स भी होते हैं। उसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं या सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स हैं वो। बक मतलब बूस्ट मतलब अप कर देता है, बक का लो भी करता है। और इसके अलावा हमारे पास एक जो मैंने आपको कहा ना, हमारे इस सब्जेक्ट का एक मेजर पोर्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर। वो इम्पोर्टेंट क्यों अच्छा है, इसका रोल क्यों है, वो जब ट्रांसफार्मर में आऊंगा तो इंशाल्लाह और भी डिटेल में बताऊंगा। मगर उसकी यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ज्यादा हुआ था। वो इसमें आप इनपुट एक वोल्टेज देते हैं, मिसाल लो 12 वोल्ट दिया और आपको मिल गया 220 वोल्टेज। ये ट्रांसफार्मर से भी करते हैं हम, ये सब बिल्कुल ठीक है। मगर दोनों एंड पे अगर हम देखें तो पावर दोनों एंड पे सेम होगी। आप ऐसे नहीं है कि सही ये 220 बढ़ गया तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा, नहीं। क्योंकि पावर का सही फार्मूला जो है ना वो है दोनों कंबाइंड है, P इक्वल टू V इंटू आई। अगर वोल्टेज बढ़ इंटू रहा है तो उस साइड पे फिर करंट कम हो जाता है। सही बात क्लियर हो गई? बस सर हो गई क्लियर हो गई ठीक है, आई होप के ये चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंशाल्लाह जैसे ही हम आगे देखो पूरा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में है ही ये चीजें, वोल्टेज और करंट मतलब, और डिफरेंट रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर। इन तीनों में से ये करंट गुजर रहा होता है या उसमें वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, करंट क्या होगा, हम यही पढ़ रहे होते हैं। मतलब ओवरऑल जो अगर स्टडी हम बात करें तो मेजर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इन ही दोनों तीनों जो टर्म्स से ही हम खेल रहे होते हैं। तो यस ये एक बड़े ब्रॉड टर्म्स हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज में इनके डिफरेंट कंडीशन होती रहती हैं। उसी को उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है, समझना है। बिल्कुल ठीक, तो आज तो सिर्फ एक बेसिक समझाने के लिए कि वोल्टेज होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस करें ताकि चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं और आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कोई है इससे हवाले से और कोई क्यूरी? नो सर चलो फिर मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ अगर कोई क्यूरी नहीं है तो। सर ये एलएमएस के हवाले से एक चीज पूछनी थी आपसे जी जी बिल्कुल। सर ये एलएमएस पे यानी कि अभी हम जब एलएमएस खोलते हैं तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज शो हो रहे हैं तो ये सेकंड सेमेस्टर के अपलोड होंगे क्या होगा इसका पोर्टल हाँ पे असल में ये है कि बिल्कुल हो गए हमारा ना नाज़िमाबाद और मेन कैंपस दोनों के एक साथ दोनों, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे आ गए ना। पहले तो यही था कि फिजिकल होंगे मगर ये सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन पे आ गए। तो बहुत सारा वर्कलोड है उन पर भी। तो वो ऐसा ना चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट। तो जैसे ही वो वहां पर आ जाएगा ना एलएमएस में हमारे सब्जेक्ट, अभी कुछ सब्जेक्ट आ भी गए हैं बिल्कुल मगर सर अभी जो शायद आपके अभी नहीं आए, वो हमारे मेन कैंपस के तकरीबन आ गए हैं। तो जैसे आएगा तो मैं वहां पर भी शेयर कर दूंगा। मगर मैंने गूगल क्लासरूम का आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया हुआ है और मैं सर अभी वो ना मैं वहां पर सारे लेक्चर्स या जो भी रिलेवेंट जो भी मटेरियल है वहां पे शेयर करता जा रहा हूँ। मैंने चारों लेक्चर वहां पे भी रखे हुए हैं। तो आप लोग ना उसको ज्वाइन कर लें। गूगल क्लासरूम में जब ज्वाइन करेंगे ना वहां पे ऊपर ही ऊपर लिखा होगा, एक टैब होगा क्लास वर्क। क्लास वर्क पे आप क्लिक करेंगे ना, हर चीज एक तरतीब से अरेंज की हुई है वहां पर मैंने। तो आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड सेशन कहाँ पर कौन कौन से क्या है। तो आप उसको देख लीजिए। और सर ये सीएमएस पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले था पोर्टल पे नहीं, ये कोर्सेज आप लोगों को मैन्युअली रजिस्टर करना होगा। आपके जो कोर्सेज है ना, ठीक सर आपके सीएमएस पे शो हो रहे हैं कोर्सेज अभी? तो सर सीएमएस पे लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसके यानी कि सीएमएस पे तो ऐसा था कि सीएमएस आईडी थी और पासवर्ड एक ही था 12345 सही। उसमें कोई भी लॉगिन नहीं हो पा रहा ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये इशू है अच्छा आप एक काम करें, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है ना, आप जी उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को अब कहें कि हमें न्यू पासवर्ड इशू कर दें ताकि आप सीएमएस में, क्योंकि ये भी है कि हमारा मेन कैंपस का ये पैटर्न है कि कोर्सेज बच्चे खुद रजिस्टर करते हैं। हाँ जिनका इश्यू होता है रजिस्टर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी, उस बेसिस पे वो बच्चा खुद नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए फिर उसको एक्सेस करना पड़ता है कोऑर्डिनेटर या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ना जी रजिस्ट्रेशन के लिए तो पहले फुर्सत में, क्योंकि अब आप लोगों का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, आप लोग डायरेक्टली जो है ना उसको रजिस्टर कर खुद ही कर देंगे सकते हैं। तो जी जी आपको टाइम टेबल दिया हुआ है वहाँ पे, कोर्सेज भी लिखे हुए हैं कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज का आप रजिस्टर कर लें। जी सर बिल्कुल ठीक ठीक है, और इस हवाले से कोई जी क्यूरी तो बिल्कुल पूछ बेशक डिस्कस कर लें। क्लियर है आप? बाकी एहसन साहब जी सर क्लियर है।
कोई भी क्यूरी नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है? जी सर। सर चलो दैट्स गुड। तो फिर यहीं पे लेक्चर मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।